आज जुलाई है 5 जुलाई 2026 और नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के लिए मैं सैयद आकिफ जैदी इस वक्त तेहरान के मुसल्ला में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है लाखों का मजमा है और हर लम्हा ये मजमा बढ़ता जा रहा है। आज दूसरा दिन है कि इस्लामिक क्रांति के जो सरबराह और लीडर शहीद आयतुल्लाह खामेनी, उनका जनाजा यहाँ पर अलविदा के लिए रखा गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना मजमा है। दूसरे दिन के आखिर में भी मुसलसल लोग आते जा रहे हैं। इस वक्त भी शायद यहाँ पर चंद लाख की संख्या है, पूरे कैमरे में समा भी नहीं रही है और इतने 2 दिन को मिलाकर देखा जाए तो शायद कुछ मिलियन लोग इसमें शिरकत कर चुके हैं और हर एक जो है रोने के साथ, गम और गुस्से के इजहार के साथ कुछ नारे भी लेकर आते हैं, कुछ डिमांड्स हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट से और एक दूसरे से कि वो डिमांड्स भी पूरी होने चाहिए। एक हिस्टोरिकल इवेंट है, दुनिया की तारीख में से दर्ज किया जाएगा, न सिर्फ इसमें कि कितनी बड़ी संख्या इसमें शिरकत कर रही है, बल्कि दुनिया की सियासत और दुनिया में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी अहमियत और कितनी है और इम्पोर्टेंस क्या है, उस एतबार से भी ये बहुत अहम है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये खामनेई के शहादत की तस्वीरें हैं। अंतिम यात्रा में जो 2 दिन चलेगा, आज भी और कल भी, खामनेई के इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जहां उनके ताबूत के पास लगभग 2 करोड़ लोगों को आने की खबर है। सिर्फ तेहरान में 2 करोड़ लोग जमा हुए हैं। आप सोच लीजिए 2 करोड़ के क्या मायने हैं। 12 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 2 करोड़ लोग खामनेई को शहादत देने सिर्फ तेहरान आए हैं। इसके बाद भी दूसरे शहरों में उनके शव को ले जाया जाएगा। लोग रो भी रहे हैं और उनके जीत का उनके अंदर जश्न भी है। खामनेई की मुट्ठी तनी ये तस्वीरें जो हैं गवाह है कि कैसे एक नेता ने ईरान को बदल कर रख दिया है। 45 साल से प्रतिबंध झेल रहे ईरान को कैसे खामनेई ने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। सोचिए, अगर खामनेई का विज़न नहीं होता तो ईरान अमेरिका और इजराइल के बमों के नीचे होता। एयरपोर्ट पर उन तमाम मासूम बच्चियों के स्कूल बैग रखे गए हैं जो अमेरिका के मिसाइल हादसे में शिकार हो गए थे। तो सोचिए, ईरान की जो राजनीतिक सोच है, उसकी जो सामाजिक सोच है और वैश्विक सोच है, वो कितना मॉडर्न है, आधुनिक है। उसमें मानवता है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, उसमें समानता है और बंधुत्व है। ईरान इस पूरी जीत को सिर्फ अपनी जीत नहीं समझता है। इससे पहले भी IRGC ने कहा है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने, कि हम उस देश के साथ, हर उस देश के साथ खड़े होंगे जिस देश के साथ कोई जुल्म होगा, अन्याय होगा, चाहे वो ग्रीनलैंड हो या क्यूबा है। जहां भी अमेरिका और इजराइल जैसे देश अपना प्रभुत्ववादी रवैया अपनाएंगे, हम वहां जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन सोचिए इसके पीछे की ताकत क्या है। इसके पीछे ताकत है ईरान के पास नॉलेज, विज्ञान और इंसानियत का कद्र करना। ईरान में 95% लोग PhD हैं, 99% लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। भारत के ज़्यादातर लोग जो ईरान में हैं वो वहाँ एजुकेशन पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, एकेडमिक में हैं। तो ईरान ने पिछले 45 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एजुकेशन, विज्ञान पर ध्यान दिया और नतीजा उसका देश आज सुरक्षित है। अगर ईरान के पास आधुनिक मिसाइल नहीं होता, आधुनिक ड्रोन नहीं होता, तो अमेरिका ने अपने फाइटर जेट से और युद्धपोत से उसको रौंद दिया होता। लेकिन सोचिए, ईरान का पूरी तरह से होर्मुज पर कंट्रोल है। ईरान ने साफ कहा है कि उन मित्र देशों के लिए कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उन देशों के लिए जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया है इस युद्ध में, जिन्होंने इजराइल का साथ दिया है, उसके लिए होर्मुज खुला हुआ नहीं है, फ्री में तो नहीं है। अब ईरान के पास दुनिया का 40% तेल और गैस है। वो पूरे दुनिया को तेल और गैस बेच सकता है। अब शायद ही कोई देश होगा जो अमेरिका से डरेगा और ईरान से तेल और गैस नहीं खरीदेगा। तो सोचिए, अब वक्त ईरान का है। मिडिल ईस्ट में सबसे कम विकसित ईरान को माना जाता था, क्योंकि वहाँ गगनचुंबी इमारतें नहीं थी, लेकिन वहाँ स्कूल कॉलेज की नींव मजबूत है। और इसलिए नहीं थी क्योंकि ईरान ने अपना फोकस अपने बचाने पर लगाया था। उसे पता था सारे खाड़ी देश, कतर,
जॉर्डन, सीरिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, सऊदी अरबिया, इन देशों ने अपने गगनचुंबी इमारत खड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका के दम पर, और बदले में अमेरिका ने डॉलर में कमीशन लिया। कहा जाता है कि 150 अमेरिकी सैनिक अड्डे ठिकाने थे खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों को अमेरिका ने यह समझा रखा था कि अगर हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे तो ईरान आप पर कब्जा कर लेगा। अब वक्त आ गया है ईरान का, और ईरान इतनी तेजी से तरक्की करेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अकेले दुनिया का 40% तेल और गैस ईरान के पास है। उसके पास आधुनिक तकनीक है, विज्ञान है। उसने अपने 90% रिफाइनरी को फिर से खड़ा कर लिया है। उसने अपने सारे रेलवे, ब्रिज सब कुछ बना लिया है। ये उसकी ताकत है। और हथियारों की पूरी दुनिया में ईरान अब सप्लाई करेगा, क्योंकि उसके रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन की जो मारक क्षमता है उसे दुनिया ने देखा और परखा। उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी दुनिया मुरीद है, जिसने F-35 और F-35 J-50 जैसे बड़े जेट को गिराया है। स्प्लिट टू बॉम्बर, जिसको अदृश्य जेट कहा जाता था, उसको मार गिराया है। तो ईरान अब एक चौथा सुपर पावर है, समझिए। चीन, रूस, अमेरिका के बाद ईरान चौथा सुपर पावर है, और उसने ये साबित कर दिया है। अब खाड़ी देशों में उसका वर्चस्व चलेगा। उसने कहा भी है कि हम खाड़ी देशों के साथ एक मुस्लिम नेटो देश, जैसे नेटो यूरोप का संगठन है, वैसे ही हम खाड़ी देशों का, इस्लामिक देशों का, मुस्लिम देशों का संगठन बनाएंगे। और इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा तेल और गैस है। भारत के लिहाज से बात करें तो हमारे रिश्ते हमेशा से ईरान से शानदार रहे हैं, खाड़ी देशों से शानदार रहे हैं। 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, जो वहाँ बसते नहीं हैं बल्कि पैसा कमाकर भारत में मजबूत करते हैं। मुट्ठी भर अमीर लोग हैं जो यूरोप चले जाते हैं और खाड़ी देशों में भी बस जाते हैं, लेकिन जो इस देश का आम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, आदिवासी है, वो खाड़ी देशों में कमाने जाता है और भारत में वो विदेशी मुद्रा भेजता है। तो हमारे संबंध और अच्छे हैं। तो आने वाला वक्त ईरान का है, और अमेरिका भी हतप्रभ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि खामनेई इतने पॉपुलर हैं, लेकिन सोचिए अमेरिका कुछ भी बोल के नहीं बच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों को समझा रहा है कि हम ईरान से अब दोस्ती करने जा रहे हैं। ईरान हमसे सारे सौदे करेगा, जबकि ईरान को अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो खामनेई की शहादत में जो तस्वीरें हैं, ये अमेरिका की हार की तस्वीरें हैं, ये ईरान की एकता की तस्वीरें हैं, विज्ञान की तस्वीरें हैं। ईरान को लगता था कि तीसरी दुनिया के देश में, खासकर रूस और चीन को छोड़ दें, खासकर चीन को लेकर भी उसकी धारणा थी कि वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अब तो ट्रंप जो है वो चीन को देख कर गया है, और उसे लगता है कि चीन जो है उससे बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन ईरान इसलिए भी ज़रूरी है कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो कम से कम ईरान के रास्ते पर चले और अपने मुल्क को मजबूत करें। अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से कम खौफ नहीं खाएगा, अमेरिका के हथियारों को ज़बरदस्ती नहीं खरीदेगा, अमेरिका से ज़बरदस्ती ट्रेड डील नहीं करेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ईरान के रास्ते पर चलना होगा। 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ था, और सोचिए आज जुलाई है, लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, और इस दौरान दुनिया ने देखा कि ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी। भारत से तो अच्छा खासा गलती हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ठीक युद्ध होने से पहले इजराइल जाते हैं। सबको पता है कि हम भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत प्रभावित हैं इजराइल और अमेरिका से। इसके पीछे की क्या वजह है ये नहीं पता, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा खाड़ी देशों के साथ और फिलिस्तीन और ईरान के साथ रहा है। तो आने वाले वक्त में और चीज़ें साफ़ होंगी, लेकिन इतना तो साफ़ है कि ईरान के जो नेता हैं, चाहे वो लारिजानी जो अब शहीद हो गए, या खामनेई, या मुस्तबा, या फिर IRGC के जो कमांडर हैं, या उसके जो प्रवक्ता हैं, या गालिबाफ हों, रागची हों, या पजेस्कियन जो राष्ट्रपति हैं, सब की बात बहुत नपी तुली है। हाईली एजुकेटेड हैं ये लोग, इनको भूगोल की जानकारी है, इतिहास की जानकारी है, हिस्ट्री की जानकारी है, और साथ में विज्ञान की जानकारी है। और उससे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा नपा तुला बोलते हैं वो, अपने सारी जो वो बात रखते हैं उसको तर्कों में रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये लोग न तो धमकीबाज हैं, न जुमलेबाज हैं, और न ही सन की राष्ट्रपति हैं, न अहंकार से भरे हुए हैं। इतनी जीत के बावजूद वो बातचीत के टेबल पर है। बस शर्त ये है
कि अब बातचीत हमारे हिसाब से होगी, क्योंकि आपने हम पर हमला कर दिया, हमारी ताकत देख ली। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अगर हमारे पास मिसाइल और ड्रोन नहीं होते तो हमारी हालत फिलिस्तीन वाली होती। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि आपने उस शख्स को शहीद कर दिया जो बातचीत के पक्षधर था, हम तो हथियारों की भाषा समझते हैं। सोचिए, कमांडर IRGC के कमांडर ने कहा कि अमेरिका का स्वागत है फारस की खाड़ी के बुसरखाने में, तुम आ तो जाओगे लेकिन वापस नहीं लौट पाओगे। तो सोचिए, चाहे कूटनीति की बात हो, राजनीति की बात हो या वैश्विक मंच पर बात हो, ईरान ने अपनी मजबूती से बात रखी है। पूरी दुनिया को ईरान ने बताया कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो बच्चों को मारता है, स्कूल पर अटैक करता है। इजराइल एक ऐसा देश है जो फिलिस्तीन से लेकर ईरान तक आम लोग की हत्या करता है। आज पूरी दुनिया खामनेई के साथ है, ईरान के साथ है। 100 लोग शहादत में, 100 देशों के नेता शहादत में शामिल हुए हैं। वही अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है। अब कोई भी देश चाहकर भी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। नेटो खड़ा नहीं है, पूरा यूरोप अलग है, ब्राज़ील अलग है, मैक्सिको अलग है, एशिया के देश भी पूरी तरह से अलग हैं। कोई खुलकर अब अमेरिका के साथ आने के लिए तैयार नहीं है और लगता है लोगों को कि ये दुनिया का सबसे बदनाम और साम्राज्यवादी देश है। और इजराइल का तो पूछिए मत, इजराइल का तो वो हश्र होगा जो उसने कल्पना नहीं की होगी। फिलिस्तीन में जिस तरह से उसने बमबारी की है उसकी सज़ा उसे बराबर मिलेगी, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और हुती के लड़ाके तैयार हो रहे हैं। ईरान को जैसे ही अमेरिका से डील करने के बाद वक्त मिलेगा, वो अगला निशाना इजराइल को बनाएगा। या तो वो फिलिस्तीन को आज़ाद करेगा, लेबनान को आज़ाद करेगा, या फिर उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो सोचिए, दुनिया में 2-3 नेताओं को, एक खामनेई जिसने ईरान को सबसे ताकतवर और मजबूत मुल्क बनाया है, जिससे दुनिया आज सिंपैथी दे रही है, सहानुभूति दे रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसे इंसानियत का दुश्मन माना जा रहा है। खामनेई की शहादत ने और ईरान की ताकत ने इस्लामोफोबिया से ग्रसित लोगों के दिमाग के जाले भी हो सकता है साफ कर दिए होंगे। मुझे तरस आता है भारत के उन लोगों पर जो डोनाल्ड ट्रंप का आरती उतारते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को ज़बरदस्ती ट्रेड डील के लिए मजबूर करता है, भारतीयों को हथकड़ी लगाता है और 1 लाख अमेरिकन भारतीयों को कहता है कि तुम्हें देश लौटना पड़ेगा। और उस बेंजामिन नेतन्याहू को जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट से दोषी है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने जिनोसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया है, देर सवेर ही सही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को जेल जाना होगा, क्योंकि इस तरह के नेताओं का यही हश्र होता है। एक तरफ खामनेई जिसकी शहादत में 2 करोड़ लोग मर रहे हैं, और एक तरफ ट्रंप है और नेतन्याहू जिसका अपने ही देश के नागरिक विरोध कर रहे हैं। कुछ तो अंतर होगा, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।